हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। और पूरे न्यूज़पेपर में जो प्रमुख न्यूज़ है वो है इकोनॉमी के लिए जो राहत पैकेज दिया गया है उससे रिलेटेड। जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी 20 लाख करोड़ की, उसमें 6 लाख करोड़ इकोनॉमी को दिए गए हैं। तो पूरे न्यूज़पेपर में आज उसी पूरे राहत पैकेज की खास प्रमुख न्यूज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता है। देखिए, जो असफल होता है वो आपको सलाह देता है कि ये गलतियां हमने की हैं। और तजुर्बा जीते हुए का यानी जो सफल हो जाते हैं वो आपको सही रणनीति बताते हैं, यानी उनका तजुर्बा आपके काम आता है। और आपकी मेहनत, आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, वो खुद का दिमाग इंसान को निश्चित तौर पर सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो अब चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेते हैं हम न्यूज़, वो है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में आज हमारे लिए 5 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ की संजीवनी। राहत पैकेज में आवंटन जो किया गया है उस न्यूज़ को हम देखेंगे। अब होटल भी खोलने की तैयारी में है सरकार। मेहमानों के तापमान की जांच यानी टेम्परेचर और कोरोना के अलर्ट के लिए आरोग्य सेतु की सिफारिश संभव। 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक। ये एक न्यूज़ है, इसमें क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 1495 मामले आए हैं और देश में 75,000 के पार चला गया है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि विशेष ट्रेनों के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची भी शुरू कर दी गई जाएगी। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं कि इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ की संजीवनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, उसमें से 6 लाख करोड़ के पैकेज की रूपरेखा सामने आई है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग सेक्टरों के लिए कुल 15 घोषणाएं की हैं। इसके जरिए सिस्टम में कुल 5,94,250 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इसमें कोविड-19 की वजह से बंदी के कगार पर पहुंच चुके लाखों छोटे व मझोले उद्योगों में नई जान आएगी। इसमें रियल एस्टेट और एनबीएफसी की फंड की दिक्कत भी दूर करने के उपाय हैं। टीडीएस की दर घटाते हुए आम करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने के साथ ही कारोबारियों के लिए विवाद से विश्वास की तारीख भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। वित्त मंत्री अभी 2 दिन और आर्थिक पैकेज के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी देंगी। मार्च और अप्रैल में सरकार व आरबीआई मिलकर 7,27,000 करोड़ का पैकेज दे चुकी हैं। बुधवार तक पैकेज मिलाकर अर्थव्यवस्था को 13.21 लाख करोड़ का पैकेज मिल चुका है। अगले 2 दिनों में तकरीबन 6.80 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा और होने की उम्मीद है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा, घोषणाएं प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक भूमि, श्रम, लिक्विडिटी और कानून के दायरे में होंगी। पूरा फोकस फिलहाल सूक्ष्म, लघु व मंझले उद्योगों यानी इकाइयों यानी एमएसएमई पर होगा। अब इसमें पॉइंट्स दिया गया है कि किसको क्या मिला है, ये देख लेते हैं। एमएसएमई रोजगार की दृष्टि से अहम भूमिका निभाने वाले इस सेक्टर को पैकेज में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। एमएसएमई की परिभाषा बदलना भी कई कंपनियों के लिए बड़ी राहत है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम रुके होने से परेशान रियल एस्टेट कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन बढ़ाने से बड़ा फायदा होगा। बिजली वितरण कंपनियां लॉकडाउन के चलते डिस्कॉम्स को बिजली उपभोक्ताओं से पैसा मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनके लिए कर्ज का इंतजाम होने से इस सेक्टर की पूरी व्यवस्था को मदद मिलेगी। छोटी कंपनियां मौजूदा हालात में छोटी कंपनियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईपीएफ में नियोक्ता व कर्मचारी का हिस्सा सरकार की ओर से मिलना इनके लिए किसी संजीवनी जैसा ही होगा। आम करदाता टीडीएस व टीडीएस व टीसीएस की दरों में कटौती आम करदाताओं के लिए बड़ी राहत है।
इसके अलावा 45 दिनों के भीतर ही सभी तरह के टैक्स रिफंड मिलने से भी करदाताओं के हाथ में पैसा आएगा। टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाना भी मौजूदा हालात में राहत भरा कदम है। और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त कर्ज एमएसएमई को दिया गया है। 45 लाख कंपनियों को सीधा फायदा होगा गारंटी मुक्त कर्ज से। 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनेगा एमएसएमई के लिए। 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी बिजली वितरण कंपनियों को और 45,000 रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना एनबीएफसी के लिए दी जाएगी। 25% घटाई जाएगी टीडीएस व टीसीएस की दर। 10% का ही अंशदान कंपनियां देंगी ईपीएफ में, जो पहले 12% था। 50,000 करोड़ रुपए आएंगे बाजार से टीडीएस और टीसीएस दर घटाने से। 6 महीने का विस्तार मिलेगा रेरा पंजीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस न्यूज से रिलेटेड। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब होटल खोलने की तैयारी में सरकार। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू पाबंदियों में अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है। कई उद्योग धंधों के साथ ही दफ्तर और दुकानें खुलने लगी हैं। आने वाले दिनों में होटल भी खुलेंगे। इसको लेकर पर्यटन मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर इन सुझावों को मान लिया जाता है तो होटल में कमरा लेने के लिए आपको मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होगा। इसके साथ ही होटल में ठहरे लोगों और कर्मचारियों के तापमान की रोजाना जांच भी करानी होगी। पर्यटन मंत्रालय ने होटलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का मसौदा तैयार कर लिया है। इसी मसौदे में उक्त सिफारिशें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि होटल के कर्मचारियों के पास सर्वे के लिए आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। होटल में आने वाले ग्राहकों के पास भी यह ऐप होना चाहिए। हालांकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर सरकार इसे अनिवार्य नहीं बनाती है तो होटल के मेहमानों के लिए इसे जरूरी नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक। भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना में ड्यूटी करने का मौका देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी के इस आम भारतीय को 3 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो देश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बारे में पूछे जाने पर सेना के प्रवक्ता ने कहा कि आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में लेने के प्रस्ताव का विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना तेज तर्रार युवाओं को अपने बल में शामिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना को यह मकसद हासिल करने में आसानी होगी। वर्तमान में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती होने वालों को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी नहीं है। सूत्रों ने बताया कि 13 लाख जवानों की क्षमता वाली सेना में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है ताकि इसे युवाओं के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी से जूझ रही है, इसलिए कमीशन के प्रावधानों में बदलाव का काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 1495 नए मामले। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 75,000 के पार पहुंच गई है। बुधवार को करीब 3800 नए मामले सामने आए और 135 लोगों की जान भी चली गई। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 1495 नए मामले और 54 लोगों की मौत हुई है। देश कुल संक्रमितों में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में ही 67% से ज्यादा यानी 52,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। तमाम पाबंदियों, इंतजामों और जांच पड़ताल के बावजूद इन राज्यों में संक्रमण पर रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 74,281 लोग ही संक्रमित हुए हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचनाओं के मुताबिक बुधवार को देश भर में 3,771 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,903 हो गई है। अब तक इस बीमारी ने 2,473 लोगों की जान भी ले ली है। बुधवार को 135 लोगों की मौत हुई है। इसमें महाराष्ट्र में 54, गुजरात में 29, दिल्ली में 20,
बंगाल में 8, राजस्थान में 4, उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में 3-3 और तेलंगाना व कर्नाटक में 2-2, मध्य प्रदेश, बिहार व जम्मू कश्मीर में 1-1 मौतें शामिल हैं। दिल्ली में मरने वालों की संख्या सामने आई है, उसमें अप्रैल व मई महीने में इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी शामिल की गई है। गुजरात में भी हालात में किसी तरह का सुधार नहीं देखा जा रहा है। 364 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 9,268 पहुंच गया है। इसमें अहमदाबाद में ही सिर्फ 6,654 मामले शामिल हैं। दिल्ली में 359 नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 7,998 लोग संक्रमित मिले हैं। बुधवार को राज्य में रिकॉर्ड 20 मौतें दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि विशेष ट्रेनों के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची भी शुरू होगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और चेयर कार सेवा शुरू करने के संकेत देते हुए रेलवे बोर्ड ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें वर्तमान में संचालित विशेष ट्रेनों और भविष्य में शुरू होने वाली सभी सेवाओं के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची शुरू करने का प्रावधान किया गया है। रेलवे ने इस ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची की सीमा भी तय की है। AC 3 टायर की प्रतीक्षा सूची की अधिकतम सीमा 100, AC 2 टायर में 50, स्लीपर में 200 और चेयर कार के लिए 100 और फर्स्ट AC व एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20-20 होगी। यह बदलाव 22 मई से शुरू होने वाली यात्राओं के लिए 15 मई से बुक किए जाने वाले टिकटों पर लागू होंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से विभिन्न जोनों को जारी इस आदेश से संकेत मिलता है कि रेलवे वर्तमान में संचालित पूर्ण वातानुकूलित ट्रेनों के साथ पर मिश्रित सेवाओं को शुरू करने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि रेलवे छोटे कस्बों के लिए भी सेवाएं शुरू कर सकता है। हालांकि इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम कोटा नहीं होगा और न ही RAC टिकट जारी होगी। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब 6 माह तक ट्रेन का टिकट रद्द कराया जा सकेगा। यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जिन्होंने लॉकडाउन से पहले टिकट बुक कराया था और ट्रेन रद्द हो गई थी और फिर भी यात्रा नहीं की है। काउंटर से लिया गया टिकट भी ऑनलाइन रद्द कराया जा सकेगा। तो ये नेशनल पेज की हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, यानी पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा अंतरराष्ट्रीय पेज। अंतरराष्ट्रीय पेज में 4 न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है चीन से 20 साल में आई 5 बीमारियां। ये बोला है रॉबर्ट ने, अमेरिकी रक्षा मंत्री। नेक्स्ट न्यूज है ब्रिक्स बैंक ने दिया भारत को $1 अरब का कर्ज, यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद में आया बिल और यहां पर होगा कोरोना के भय के बीच इजराइल पहुंचे पोम्पियो। तो सबसे पहले हम अपनी न्यूज को देख लेते हैं। पहली न्यूज है चीन से 20 साल में आई 5 बीमारियां। ये बोला है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ना कि रक्षा मंत्री, गलती से मैं बोल गया। बीते 20 साल में चीन से 5 महामारी आई है और इसे किसी न किसी बिंदु पर तो रोकना ही होगा। यह बात अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने कही है। उन्होंने दुनिया भर में 2,50,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाली महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। ब्रायन ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, दुनिया भर के लोग खड़े होंगे और चीन की सरकार से कहेंगे कि हम चीन से निकल रही इन महामारियों को सहन नहीं करेंगे, फिर चाहे ये पशु बाजारों से निकल रही हो या फिर प्रयोगशालाओं से। अब इसमें और देशों के आंकड़े ले लेते हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 2,255 नए मामले सामने आए हैं। वहां संक्रमित मरीजों की संख्या 34,336 हो गई है। वहीं 31 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ टोटल जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 737 हो गया है। बड़ी संख्या में विदेशी कामगारों के संक्रमित होने के बाद सिंगापुर सरकार ने डॉर्मेट्री में रहने वाले सभी कामगारों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। संक्रमण से बचने के लिए स्पेन जुलाई तक सीमाएं बंद रखने पर विचार कर रहा है।
विदेश मंत्रालय से जुड़े 2 सूत्रों ने जानकारी ये दी है। और इसमें डब्ल्यूएचओ का क्या बयान आया है ये देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष आपात विशेषज्ञों ने बुधवार को चेतावनी दी कि सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने के लिए कई देशों में अस्थायी कदमों के बावजूद विश्व में कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। कोविड-19 से जोखिम पर डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने कहा कि कोरोना के कारण सांस की बीमारी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर काफी बनी रही। वर्तमान जोखिम की संभावना को कम करने के लिए वायरस के नियंत्रण की आवश्यकता थी। दुनिया भर की सरकारें इस सवाल से जूझ रही हैं कि कैसे वायरस के होते हुए भी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नए प्रकोप से बचने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ की महामारी विशेषज्ञ मारिया वैन ने कहा कि हमें इस मानसिकता की जरूरत है कि इस महामारी से बाहर आने में कुछ समय लगने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है, ब्रिक्स बैंक ने दिया भारत को $1 अरब का कर्ज। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब $7,500 करोड़ रुपए की आपातकालीन सहायता राशि दी है। इसका इस्तेमाल महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। संघाई स्थित एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने 2014 में की थी। इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर केवी कामत कर रहे हैं। एनडीबी के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को भी मंजूरी दी थी। इसका मकसद महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। नेक्स्ट न्यूज है, चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद में आया बिल। 9 प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटरों ने एक समूह ने संसद में विधेयक पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अगर चीन कोरोना फैलाने की वजहों की जानकारी मुहैया नहीं कराता है तो इसे काबू करने में सहायता नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे देनी चाहिए। कोविड-19 जवाबदेही अधिनियम विधेयक को सीनेटर लिंडे ग्राहम ने तैयार किया है, जबकि 8 अन्य सांसदों ने उनका साथ दिया है। संसद के उच्च सदन सीनेट ने यह विधेयक मंगलवार को पेश किया। विधेयक तैयार करने वाले सीनेटर लिंडेस ग्राहम ने कहा, मुझे यकीन है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यदि चीजें नहीं छिपाती तो वायरस अमेरिका में नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यदि चीन पर दबाव नहीं बनाया गया तो वह जांच में कभी सहयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि कोरोना के भय के बीच इजराइल पहुंचे पोम्पियो। ये मिसप्रिंट हो गया है। कोरोना वायरस के भय के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बुधवार को हुई इस मुलाकात में वेस्ट बैंक के हिस्से पर इजराइल के कब्जे की योजना के बारे में चर्चा की है। बुधवार सवेरे पोम्पियो तेल अवीव पहुंचे। वहां से वे सीधे यरूशलेम रवाना हो गए। कोरोना वायरस के कारण आने वाले 2 सप्ताह के क्वारंटाइन की अनिवार्य से उन्हें छूट दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री जनवरी के बाद इजराइल आने वाले सबसे पहले विदेशी नेता हैं। पोम्पियो तनावपूर्ण समय में इजराइल के संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे हैं। इजराइल सेना ने एक दिन पहले मारे गए सैनिकों के हत्यारे को खोज निकालने के लिए तलाशी ली। वेस्ट बैंक गांव में सेना के छापे के दौरान छत से पत्थर गिरने से सैनिकों की मौत हो गई थी। तो ये इंटरनेशनल पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी 5 न्यूज हैं हमारे लिए। पहली न्यूज है कि बिजली गुल होने से बचने को 90,000 करोड़ का इंजेक्शन। कम रेटिंग वाली एनबीएफसी को भी गारंटी वाला कर्ज। एमएसएमई की नई परिभाषा से छोटे उद्यमियों को लाभ। 30 नवंबर तक भर सकेंगे रिटर्न। ये न्यूज है और ग्राहकों तक जाने को तैयार रिटेलर्स। ये 5 न्यूज हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बिजली गुल होने से बचने को 90,000 करोड़ का इंजेक्शन। कोरोना संक्रमण के काल में उद्योगों के साथ साथ घरों की बिजली गुल होने से बचाने के लिए सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक दशा खराब है और उन्हें नकदी मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक कंपनियां पीएफसी और आरईसी 90,000 करोड़ के कर्ज देगी। इस कर्ज की गारंटी संबंधित राज्य की सरकारें लेंगी। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन होने से डिस्कॉम को उपभोक्ताओं की तरफ से भुगतान नहीं मिल रहा है। इस कारण डिस्कॉम बिजली उत्पादक कंपनियों को भुगतान नहीं कर पा रही है। इस प्रकार की स्थिति लंबे समय तक चलने पर बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे उद्योग के साथ घरों की बिजली भी गुल हो सकती है। वित्त मंत्री के मुताबिक देश भर की डिस्कॉम पर बिजली उत्पादक कंपनियां व ट्रांसमिशन कंपनियों के 94,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। एनबीएफसी और आरईसी डिस्कॉम को 90,000 करोड़ रुपए के जो कर्ज देंगी, उसका इस्तेमाल डिस्कॉम किसी अन्य मद में नहीं कर सकेंगी। बिजली उत्पादक व ट्रांसमिशन कंपनियों के कर्ज चुकाने में ही इसका इस्तेमाल होगा। बिजली मंत्री आर के सिंह के मुताबिक 24 मार्च से 17 मई के बीच केंद्रीय बिजली कंपनियों ने जो बिजली नहीं ली है, उन पर लगने वाले फिक्स चार्ज और अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। इससे भी बिजली वितरण में की लागत में कमी आएगी। नेक्स्ट है कम रेटिंग वाली एनबीएफसी को भी गारंटी वाला कर्ज। संकट से बाहर आने के लिए साहस सबसे बड़ा हथियार है और सरकार ने पैकेज तैयार करते वक्त इसका खुलकर इजहार भी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आर्थिक पैकेज में छोटी व मझोली औद्योगिक इकाइयों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान से बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर दिया है। कुल बाजार जो 75,000 करोड़ रुपए के पैकेज से इस सेक्टर की दो मूल समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई है। पहली बड़ी व प्रमुख एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों व माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है। दूसरी घोषणा 45,000 करोड़ रुपए की है, जो कम रेटिंग वाली एनबीएफसी या इस तरह के दूसरे वित्तीय संस्थानों के लिए होगी। इसके तहत इन्हें मिलने वाले बैंकिंग कर्ज के 20% हिस्से पर सरकारी की गारंटी होगी, यानी सरकार की गारंटी होगी। नेक्स्ट है कि एमएसएमई की नई परिभाषा से छोटे उद्यमियों को लाभ। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की परिभाषा जल्द ही बदलने जा रही है। केंद्रीय एमएसएमई व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल जागरण राउंड टेबल कार्यक्रम में इस बात का खुलासा किया। गडकरी ने बताया कि एमएसएमई की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इस संबंध में फैसला हो जाएगा। पिछले 5 सालों में एमएसएमई की परिभाषा बदलने की कवायद चल रही है। संसद में इस संबंध में बिल भी पेश किया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। अब अध्यादेश के माध्यम से एमएसएमई की परिभाषा बदली जाएगी। छोटे उद्यमियों के मुताबिक टर्नओवर के आधार पर नई परिभाषा में एमएसएमई को सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ से सैकड़ों ऐसे छोटे उद्यमी भी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि 30 नवंबर तक भर सकेंगे टैक्स रिटर्न। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि नए आर्थिक पैकेज में ईमानदारी से कर देने वाले आम करदाताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा लगा था कि आयकर की दरों में कटौती कर आम जनता को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन बुधवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिस पैकेज का ऐलान किया गया, उससे राहत यह है कि आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है, यानी 4 महीने का इजाफा किया गया है। एक दूसरा फायदा और है, जो करदाताओं को गैर वेतन मदद में मिलने वाले पारिश्रमिक के तौर पर मिलता है। इस तरह के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस की दर में 25% की कटौती की गई है। खास तरह की प्राप्तियों पर लगने वाले टीडीएस की दर
में भी इतनी ही कटौती की गई है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है बिजनेस पेज की कि ग्राहकों तक जाने को तैयार रिटेलर्स। कोरोना संक्रमण के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित रिटेलर्स अब ग्राहकों के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण की तरफ से आयोजित वेबिनार में यह बात सामने आई है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन बी.एस. नागेश ने कहा कि लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। सरकार की भी भूमिका बदल रही है। ऐसे में रिटेलर्स को काफी सोच समझकर कदम उठाने होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर चर्चा की गई है। रिटेलर्स ने कहा कि अभी ग्राहक गैर जरूरी चीजों की खरीद में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ग्राहकों में कोरोना संक्रमण को लेकर भय व्याप्त है और उनके पास नकदी की भी कमी है। रिटेलर्स इस बात की भी तैयारी में जुट गए हैं कि आने वाले समय में वे कैसे अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान अब वे नए माहौल में कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बिजनेस पेज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल होते हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है संकट से भी बड़ा संकल्प, यानी कि जिस तरीके से राहत पैकेज दिया गया है, संकट जितना भारी है उससे भी बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाया गया है। संकट से निकलने के लिए आर्थिक जगत में उत्साह और विश्वास होना जरूरी था, वरना जीडीपी के 10% से बड़ा पैकेज भी प्रभावित नहीं हो पाएगा। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप सिंह द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुशासन पर्व जैसा लॉकडाउन। ये जो लॉकडाउन है वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुशासन को दर्शाता है। हो सकता है कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसा है भी, लेकिन जो लोग पालन कर रहे हैं वो इसे पर्व जैसा मान रहे हैं। और ये आर्टिकल लिखा है जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत। जिस तरीके से राहत पैकेज की घोषणा की गई है उसमें सबसे ज्यादा राहत मिली है वो छोटे उद्यमियों को मिली है। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है संकट से भी बड़ा संकल्प। कोरोना संकट के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री ने देश को 5वीं बार संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन और हाव भाव में इतने बड़े संकट से जूझते परेशान नेता का चित्र नहीं दिखाया। इसके विपरीत उनकी बातें, बोलने का लहजा और भावभंगिता बता रही थी कि अभी और वो किस किस चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्हीं के शब्दों में थकना, हारना, टूटना और बिखरना मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री का संबोधन एक स्वप्नदर्शी था, जिसमें सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की सामर्थ्य है। जब पूरी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही हो, तब कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही कह सकता है कि उसका संकल्प संकट से भी बड़ा है। संकल्प की यह विराटता, संकल्प को सिद्धि में बदलने की क्षमता और विश्वास सामान्य नेता और स्टेट्समैन का फर्क बताता है। पिछले करीब 2 महीने में सबसे दुखद और कई बार हृदय विदारक दृश्य प्रवासी मजदूरों के एक वर्ग की हालत पर नजर आया है। वे जिन राज्यों में थे वहां की सरकारें अपना दायित्व निभाने में नाकाम रहीं। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कराया है। इसी वजह से इस रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है, जो जहां है वहीं रहे। ये बात सच है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कोई राज्य इसमें विफल रहे हैं, तभी इतना बड़ा संकट आया। हालांकि दिल्ली सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम 4.5 से 5 लाख लोगों को, मजदूरों को डेली भोजन करा रहे हैं, लेकिन तब भी सबसे ज्यादा जो पलायन हुआ है वो दिल्ली और महाराष्ट्र से हुआ है प्रवासी मजदूरों का। और अभी भी देखिए, जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है उसके 1 हफ्ते बाद से ये पलायन शुरू हो गया था, क्योंकि उनके पास उस समय उतने रुपए थे कि वो 1 हफ्ते तक अपना जीवन चला सकते थे। लेकिन अब उनके पास बिल्कुल रुपए नहीं बचे हैं और वो पैदल ही जाने को विवश हैं। और लॉकडाउन लगने के 1 हफ्ते बाद से आज की डेट तक भी ये पलायन शुरू है। निश्चित तौर पर अगर ये पलायन हो रहा है तो इसमें राज्य सरकारें जहां पर वो हैं उसमें इसलिए विफल हैं क्योंकि
अगर किसी जगह पर 11 मजदूर हैं और आप 4 लोगों का भोजन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 4 लोगों के भोजन से 11 लोगों के भोजन पर्याप्त नहीं होगा, 11 लोगों का पेट नहीं भर सकता है। इसलिए उनके पास मजबूरी है अपने घरों को लौटने की। जिस मकान में रह रहे हैं वहां पर उनके जो मकान मालिक हैं वो किराए के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई मकान मालिक किराया अभी ना वसूले, लेकिन फिर भी कुछ मकान मालिक ऐसा कर रहे हैं। जो मजदूर हैं वो उनके सामने ये भय है कि अगर मकान मालिक मकान से निकाल देगा तो वो अपने बच्चों के साथ इस समय कहाँ जाएंगे। तो ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके भय से प्रवासी मजदूर के सामने सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे कितनी भी परेशानी हो, वो अपने घर को लौट सके। हालांकि प्रधानमंत्री इसमें बार बार वक्तव्य दे रहे हैं कि ऐसे संकट से हमें एकजुट होकर संभलना होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए बसें और ट्रेनें चलाने का फैसला करना पड़ा। सबसे ज्यादा निराशा उन नियोक्ताओं ने निराश किया जिन्होंने ज्यादातर कामगारों का न केवल मार्च का वेतन रोक लिया बल्कि संपर्क भी तोड़ लिया। निराश कामगारों को घर परिवार की याद आना स्वाभाविक थी। इन गरीबों का दर्द प्रधानमंत्री के इन शब्दों में छलका। इस बड़े संकट के दौर में देश ने गरीब की संघर्ष और संयम की शक्ति के दर्शन किए। गरीबों ने बहुत कष्ट झेले हैं, अब उन्हें ताकतवर बनाने का समय है। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। विभिन्न क्षेत्रों ने जो मांग थी उससे ज्यादा प्रधानमंत्री द्वारा कोशिश की गई है देने की। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 10% के बराबर आर्थिक पैकेज से उद्योग और आर्थिक जगत में उत्साह और विश्वास का माहौल बना है। संकट से निकलने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है, वरना सबसे बड़ा पैकेज प्रभावी नहीं हो पाएगा। आर्थिक संकटों के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि जिस देश के लोगों में उनसे निकलने का विश्वास था वही पहले निकले हैं। विश्वास नहीं होगा कि जिसके पास पैसा है वह खरीदने नहीं निकलेगा और इससे मांग घटेगी और फिर अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस जाएगी। पैकेज के इस पैकेज के साथ प्रधानमंत्री ने भूमि श्रम कानून में सुधार की बात कही है। ये सुधार नई अर्थव्यवस्था की नींव रखेंगे। इसके बावजूद निंदा तो होगी ही, और वह शुरू भी हो गई है। इस बारे में हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि कुछ लोगों को जानता हूं जो सारा काम छोड़कर मेरी निंदा में लगे हुए हैं। देखिए, आलोचना तो होगी ही और होनी भी चाहिए। अगर आलोचना नहीं होगी तो आपको आपकी कमियां नहीं पता चलती हैं। ये एक बेसिक शब्द है, ये कह सकते हैं वाक्य है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज देकर सभी सेक्टरों को संभालने की कोशिश करी है वो वाकई में अभूतपूर्व कदम है। भारत ने जीडीपी का 10% समझ लीजिए सिर्फ राहत पैकेज में दे दिया है। ये बहुत बड़ा कदम है। हाँ, आने वाले समय में हमें कई चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो उनकी क्रय शक्ति घटेगी। क्रय शक्ति घटेगी तो उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ना निश्चित है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अनुशासन पर्व जैसा लॉकडाउन। यदि आबादी और संसाधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत कोरोना के कहर से अपेक्षाकृत कम हानि वाला देश बनकर उभरा है। इसमें हमारी जीवन पद्धति, राष्ट्र मन की शक्ति, सरकार का संकल्प और लोक कल्याण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का सर्वाधिक योगदान है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया में जो प्रयास किया जा रहा है वह लॉकडाउन ही है। मोदी सरकार ने भी इसी रणनीति को अपनाया, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ दल इस लॉकडाउन को बिना सोचे समझे हड़बड़ी में उठाया गया कदम बता रहे हैं, और वह भी तब जब दुनिया में भारत की रणनीति और सफलता की चतुर्दशी प्रशंसा हो रही है। ये बात सच है कि अगर देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने जल्दबाजी में कदम उठाया, यानी केंद्र सरकार ने, मान लीजिए केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में कदम उठाया है, लेकिन जो विश्व के बाकी देश हैं उन्होंने भी क्या जल्दबाजी में कदम उठाया है? चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस, इटली, रूस, ब्रिटेन, चीन ने भी ये किया है, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मतलब जितने भी देश हैं, स्पेन या इजराइल, सभी देशों में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। तो इस बात
को समझना होगा कि इस समय अभी जब तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं ढूंढी जा रही है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना ही कोरोना वायरस की एक वैक्सीन है, जिसे हम जिसका पालन कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया गया है। अगर ये जल्दबाजी में कदम है तो बाकी देशों ने भी सोच समझकर, अमेरिका जैसी महाशक्ति जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। लॉकडाउन की कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय जनजीवन के लिए सदैव आवश्यक थी, परंतु जब तक आम जनजीवन सामान्य था तब उनकी ओर उपेक्षित गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा था। जैसा कि स्वच्छता के लिए पिछले 5 वर्षों में लगातार आग्रह किया जा रहा था, परंतु तब उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस समय प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से अपनी जीवन रक्षा के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत सामूहिक दोनों प्रकार की स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहा है। साथ ही मित्र जो ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति है उस पर भी अब अंकुश लगेगा। निसंदेह लॉकडाउन के दौरान जनता को कठिनाइयों और कठोरता का अनुभव हो रहा है, परंतु जीवन, समाज एवं राष्ट्र के प्रति जिस नव चेतना का सृजन हुआ है उसका दूरगामी लाभ भी होगा। यह कष्टपूर्ण परंतु अविस्मरणीय राष्ट्रीय अनुशासन का पर्व सिद्ध होगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से 1975 तक विपक्षी दल एवं प्रमुख विपक्षी नेतागण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में स्वस्थ बहस करते थे, स्वयं आगे बढ़कर सरकार को सकारात्मक सुझाव भी देते थे। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता होते हुए भी अपने दल और अपनी ओर से सरकार की उपलब्धियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। इससे लोकतंत्र की मर्यादा भी बनी रहती थी और विपक्षी दलों और उनके राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान भी सर्वदलीय होता था। एक श्रेष्ठ लोकतांत्रिक और उसकी राज्य व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि आपातकालीन परिस्थितियों के समय सभी एक स्वर में सरकार के निर्णयों के क्रियान्वयन में सहयोग करें। सर्वदलीय निर्णय, सर्वदलीय उपलब्धि एवं सर्वदलीय स्वीकार्यता के सूत्रों की सभी वर्गों, दलों, कर्मियों एवं आम नागरिकों द्वारा प्रशंसा करनी चाहिए ताकि राष्ट्रबोध सुसंगठित हो सके। अब भी समय है विपक्ष राष्ट्र हित में पुनरावलोकन करते हुए राष्ट्रीय उपलब्धियों को अपरिहार्य रूप से स्वीकार करे। इसी में देश और उसका भला है। नेक्स्ट आर्टिकल है छोटे उद्योगों को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के पहले चरण का जो विवरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, उसके हिसाब से करीब 6 लाख करोड़ रुपए की राहत का रास्ता साफ हुआ है। यह अलग अलग सेक्टरों के लिए है, लेकिन सबसे अधिक राहत सूक्ष्म लघु व मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई को मिलेगा। चूंकि एमएसएमई रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे आगे है, इसके लिए इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलते हुए दिखाना चाहिए। यह अच्छा है कि आर्थिक पैकेज के जरिए सरकार ने एमएसएमई की वे तमाम मांगे मानी हैं जिन्हें एक अरसे से उठाया जा रहा था। एक बड़ी मांग यह थी कि एमएसएमई को नए सिरे से परिभाषित किया जाए। आखिरकार ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। अब एमएसएमई की परिभाषा कहीं अधिक तार्किक दिख रही है। उल्लेखनीय यह भी है कि एमएसएमई को बिना गारंटी 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने की व्यवस्था की जाएगी। इन कर्ज की अवधि 2 से 4 साल की होगी। 1 साल तक मूल धन चुकाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह हर लिहाज से एक बड़ी राहत है। तो ये आर्टिकल थे 3 हमारे एडिटोरियल पेज के। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए। नए सख्त नियमों के साथ अभ्यास कर सकेंगे आईपीएल खिलाड़ी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र के लिए जब सभी क्लब के खिलाड़ी अभ्यास सत्र में उतरेंगे तो उन्हें कई सख्त नए प्रशिक्षण नियमों का सामना करना पड़ेगा। ईपीएल के सभी 20 क्लबों को आधिकारिक प्रोटोकॉल की प्रतियां भेज दी गई हैं, जिसमें खिलाड़ियों को अभ्यास सत्र को लेकर जानकारी दी गई है। प्रोटोकॉल में सप्ताह के 2 बार परीक्षण और अभ्यास से पहले कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे और साथ ही उनके शरीर के तापमान की भी जांच होगी। अगर कोरोना परीक्षण में कोई खिलाड़ी पॉजिटिव मिलता है तो उसे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा। सभी खिलाड़ियों को अभ्यास
केंद्र पर अकेले ही आना होगा और सार्वजनिक वाहनों से दूर रहना होगा। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब की सहायता राशि दी है। चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद से आया बिल। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 1495 नए मामले। 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक। बिजली गुल होने से बचने के लिए 90,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। 30 नवंबर तक भर सकेंगे टैक्स रिटर्न और कम रेटिंग वाली एनबीएफसी को भी गारंटी वाला कर्ज मुहैया कराया जाएगा। तो ये आज का यानी 14 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।